तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ली किंग चैन 8 स्टार का बैप्टिज्म हासिल कर चुकी थी और धीरे धीरे सभी जो पर्पल सेश डिसाइपल्स थे इनका बैप्टिज्म खत्म हो चुका था। बारी थी अब प्रिंस युवान की और बहुत सारे लोग कुछ तो इसे मॉक कर रहे थे कि शायद इस सदी का सबसे कम लेवल का बैप्टिज्म ये बंदा रिसीव करेगा अब आगे। तो युवान बस अकेला वो गोल्ड सेश डिसाइपल था जिसे कि मौका मिला था इस बैप्टिज्म में, क्योंकि ये पीक सेरेमनी कंपटीशन का चैंपियन था। लोग ये भी कह रहे थे शायद ये 8-10 क्रिस्टल इकट्ठा किया होगा, मे बी 1 स्टार बैप्टिज्म हासिल कर पाए। युवान आगे बढ़ता है और इन लोगों को ये पूरी तरह से इग्नोर मार रहा था। लोगों को यही लगता था क्योंकि युवान का जो स्ट्रेंथ है अल्फा 2 स्टार पे, मिनिमम जो भी लोग जेनेसिस रिजर्वायर के अंदर जाते थे वो अल्फा 6 स्टार पे तो रहते ही थे। फिलहाल युवान अपने जगह पे पहुंच जाता है और यूनिवर्सल बैग से इन क्रिस्टल्स को बाहर निकालने लगता है। और जैसे जैसे इन क्रिस्टल्स की संख्या बढ़ती है लोग इसे घूरने लगते हैं कि इसके पास इतने सारे कैसे हैं। युवान फिलहाल इन क्रिस्टल्स को यूज करता है और एल्डर मियाओ एक ऑरा भेजती है। अब इसके ऊपर बैप्टिज्म के लेयर्स बनने लगते हैं। टोटल 7 लेयर्स पलक झपकते बन चुके थे। अब इसी के सेट का सीनियर यानी जांग यान, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जाऊ टाई वो काफी ज्यादा खुश थे युवान के लिए। ली किंग चान को तो पता ही था, पर इसे मालूम था कि इसके शायद और ऊपर जाएगा क्योंकि युवान ने अभी तक 1000 ईयर वाले बीस्ट का क्रिस्टल निकाला नहीं है। ये की भी इस तरफ देख रहा था कि शायद इसे इतने सारे क्रिस्टल्स मे बी याओ याओ और किंग चान की मदद से मिले होंगे। वो जो लड़की थी लू यान जो कि चू कैंग की किंग की डाई हार्ट फैन थी, वो भी इस बार थोड़ा सा हैरानी के साथ प्रिंस युवान की तरफ देखती है और इसे थोड़ा शर्म आता है कि ये हमेशा से प्रिंस युवान को नीचा दिखाने को देखती है। मतलब सामने से नहीं बोलती है कुछ, पर कंपैरिजन में बोलती है। तभी इसी दौरान प्रिंस युवान यहाँ पर अपना फाइनल क्रिस्टल निकाल देता है और इसे देखकर इवन कॉन्ग शेंग भी इस तरफ देखने लगता है। कॉन्ग शेंग और ये गेन को समझ में नहीं आता है कि 1000 फीट का क्रिस्टल इसके पास कैसे आया। एक तो ली किंग चान यूज कर चुकी है और ये लोग यही सोच रहे थे यार 6 महीने से हम उस बीस्ट को ढूंढ रहे थे, दूसरा बीस्ट कब आया। इधर युवान खुद पे फोकस करता है और जो 8वां ड्रैगन था ये उसके ऊपर एक क्वाइलिंग के फॉर्म में बन जाता है। अब वो लड़की लू यान जो कि हमेशा बोलती थी कि सीनियर चूकिंग ही पहले बंदे थे जिन्हें 8 स्टार बैप्टिज्म मिला था, पर वो चोजन 1 में जाने के बाद ये बंदा ये तो अभी गोल्ड सेश डिसाइपल है। अब इसे समझ में आता है और लू यान को भी लगता है ये बंदा काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। जाऊ टाई भी कहते हैं इसीलिए टीचर शेन शायद इसकी इतनी तारीफ करते हैं। जांग यांग अभी तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इधर फाइनली ये कॉइलिंग वाली जो औरत थी युवान की बॉडी में एंटर करने लगती है। युवान के बॉडी में जेनेसिस की अब राइज करना शुरू कर देता है। इसके मैजिकल पाइथन स्केल्स भी, क्योंकि इस ऑरा को थोड़ा संभालना पड़ता है, तो ये प्रकट होते हैं। अब ये गोल्डन स्केल्स भी, इनमें थोड़ा चेंज आता है इस ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद। एक हल्का सा अज्योर कलर मिक्स होने लगता है जो कि थोड़ा थोड़ा अब पाइथन से ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था, ये इशारा था। युवान के चेहरे पर एक स्माइल था। इसका बैप्टिज्म पूरा हो चुका था और पावर लेवल भी ब्रेक थ्रू अल्फा के 3rd स्टार में अब ये बंदा एंटर कर चुका था। लोग जो भी यहाँ पर खड़े थे वो भी हैरानी के साथ इसे देख रहे थे कि ये बंदा है थोड़ा एक्सेप्शनल। युवान इस बात पर ज्यादा खुश था क्योंकि जब भी इसका जेनेसिस की यानी अल्फा लेयर में पहुंचा था और जब ये 2nd लेयर में पहुंचा था तो 400 स्टार के आसपास वो जेनेसिस स्टार्स थे। अब ये बढ़ करके 700 के ऊपर जा चुके थे और जिसके पास जितने ज्यादा स्टार्स बनेंगे जब वो बंदा डिवाइन ड्वेलिंग में एंटर करेगा तो वो उतना पावरफुल होगा। और इसके पास जितने स्टार्स हैं वो अल्फा 5 स्टार लेयर के बराबर के हैं या उससे भी शायद ज्यादा है, यानी आराम से अल्फा 5 स्टार या 6 स्टार को हैंडल कर पाएगा। पर युवान अभी सोचता है कि हर 2 महीने बाद ये जो पर्पल सेश डिसाइपल होते हैं ये जेनेसिस रिजर्वायर में एंटर कर सकते हैं। और क्योंकि युवान एक गोल्ड सेश डिसाइपल है तो इसके बाद अब इसे मौका नहीं मिलने वाला जब तक ये पर्पल सेश डिसाइपल ना बन जाए। इधर बहुत सारे लोग जो इसके अब प्रशंसक बन चुके थे ये ताली बजाते हैं, पर युवान कहता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ। एल्डर मियाओ ये भी काफी प्रभावित हुई थी और ये कहती भी है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि तुमने क्यों चुना सेंट जेनेसिस पीक को मुझे नहीं पता, पर तुम काफी अच्छा कर सकते हो। शायद तुम चूकिंग उसके लेवल पे पहुंच सकते हो। हालांकि ये बात लू यान को पसंद नहीं आता है कि चूकिंग से क्यों कंपेयर हो रहा है। ये बंदा तो अभी शुरुआत किया है, अब इतना बड़ा एडमिरेशन बहुत बड़ी बात थी। युवान इन्हें ग्रीट करता है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। अब धीरे धीरे जो भी लोग थे यहाँ से चले जाते हैं। इधर ली किंग चान को दिखाया जाता है और ये भी सोचती है कि क्या युवान तुम सच में चू किंग को फ्यूचर में मैच कर पाओगे, क्योंकि ये जानती थी ये काफी कठिन काम है। हालांकि ये लोग भी चोजन वंस में है और ये 3रे नंबर पे है। चू किंग पहले नंबर पर है, पर चू किंग वो अलग ही लेवल का पावरफुल बंदा है। इधर लू यान को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रही थी कि युवान को शायद ये पावर इसके दिमाग पर न चढ़ जाए, ये तो बस जेनेसिस मैरो बैप्टिज्म ही है। अब बारी थी पर्पल जेनेसिस केव के मैच वाली जो कि शायद कुछ दिनों में आने वाला था। अब युवान का ये जो न्यूज़ था 8 स्टार बैप्टिज्म वाला ये चारों तरफ फैल जाता है।
खास करके जब इसके टीचर शेन टाइयून को सुनने को मिलता है, वो तो काफ़ी खुश होते हैं और अपनी दाढ़ी और मूंछ को ताव भी दे रहे थे। और शेन टाइयून को लगता भी है कि शायद एंसेस्टर की कृपा है, यानी कि कांग जुआन, जिसके वजह से इन्हें इतना अच्छा डिसाइपल मिला और मे बी ये सेंट जेनेसिस पीक को एक नई हाइट पे ले जा सकता है। इधर लू होंग की टीम को भी पता चल जाता है कि प्रिंस युवान को 8 स्टार बैप्टिज्म मिला है। अब इनके बगल में इनका फेवरेट डिसाइपल युवान होंग बैठा हुआ था और ये बताता है कि मुझे स्वॉर्ड कॉमेट पीक से नॉलेज मिला है कि शायद वो ली किंग चान ने युवान का हेल्प किया था, और साथ में वो जो लड़की है ना याओ याओ, मे भी उसने भी, क्योंकि वो लड़की येगे को अकेले संभाल ले रही थी। बहुत सारे डिसाइपल्स ये सोचते हैं कि ली किंग चान ने जाओ युवान का क्यों हेल्प किया, मतलब जनरली वो किसी को भाव भी नहीं देती। और युवान होंग यहाँ पे बोलता भी है कि हमें उस प्रिंस युवान से कोई खतरा नहीं है, बल्कि उस लड़की याओ याओ से खतरा है। हालांकि लू होंग बोलते हैं टेंशन मतलब, याओ याओ इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जानते थे अगर वो लड़की फाइट करेगी तो युवान होंग भी नहीं जीत पाएगा। और लू होंग फिलहाल युवान होंग वगैरह को समझा रहे थे, और इनके नीचे में जो 3 डिसाइपल्स थे, खास करके उनको जो कि उस केव बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले थे। और लू होंग हंसता भी है कि शेन टाइयून थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पर उसे नहीं पता है कि हमारे पास काफ़ी क्रीम लेवल के बंदे हैं। इधर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है जो कि अभी उसने जो नया पावर एडवांस किया था उसको अभी पूरी तरह से यूटिलाइज करने में लगा हुआ था। अब समय बीत रहा था और माहौल गर्मा रहा था, क्योंकि जो पर्पल केव मैच था वो करीब आ चुका था और ये बैटल था लू होंग की टीम वर्सेस शेन टाइयून की टीम। और जो तीसरे एल्डर थे लू शोंग, वो इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करते। और समय बीतने के साथ फाइनली जो केव का मैच का दिन था वो आ चुका था सेंट जेनेसिस पीक के एक माउंटेन्स पर। फिलहाल दोनों टीम अभी इकट्ठा होने लगी थी। एल्डर लू सॉन्ग, हालांकि इनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, पर इस बैटल को देखने के लिए आ चुके थे। और लू सॉन्ग को बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो कि इनके सेंट जेनेसिस पीक के थे भी नहीं, फिर भी यहाँ पर आए थे। अब इनकी जो डिसाइपल थी और ग्रैंड डॉटर यानी कि लू यान, वो भी सीधा बोलती है शायद ये लोग जाओ युवान की वजह से आए। खास करके जब से एल्डर मियाओ ने ऐसा बोल दिया है ना कि युवान शायद फ्यूचर में चू किंग को मैच कर सकता है, तब से ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है। और आपको क्या लगता है ग्रैंडफादर कि क्या ये सच में चू किंग को मैच कर सकता है? अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, लोग इतना जल्दी क्यों इसे सीनियर ब्रदर चू किंग से कंपेयर करने लगे? लू सॉन्ग समझते थे कि इनकी ये जो पोती है ये थोड़ा सा चू किंग की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, तो फिलहाल ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बस इतना इशारा करते कि एल्डर मियाओ ने कहा होगा तो शायद ये कर सकता है। फिर भी लू सॉन्ग का भी यही मानना था कि एल्डर मियाओ ने थोड़ा ये जल्दी बोल दिया है, अभी तो इस बच्चे की सच में शुरुआत है। इधर लू सॉन्ग फिलहाल इन मैटर्स को छोड़ के अपनी पोती से बात कर रहे थे कि अगर आज शेन टाइयून की टीम हार गई तो लू होंग का जो टीम है इसका नाम और बड़ा हो जाएगा और हमारे लिए परेशानी बढ़ने वाली है। इधर शेन टाइयून अपनी टीम के साथ आते हैं और इनके बाकी भी डिसाइपल्स तो जो मेन थे जो फाइट करने वाले थे, जाओ टाई, जांग यान, जाओ यान, याओ याओ और बाकी लोग। याओ याओ देखती है और युवान से बोलती है, लगता है तुम काफ़ी फेमस हो गए हो, बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं। इधर दूसरी तरफ से लू होंग की भी टीम आ चुकी थी और इस मैच को देखने के लिए स्वॉर्ड कॉमेट पीक से वो लड़की लू जुआनिन, जैसे कि एक बार याओ याओ ने हराया भी था, ये भी आई थी। इसे बस यही देखना था कि युवान कैसे पीटा जाता है। ये तब से चिढ़ती थी जब से युवान ने लू फेंग को हराया था। तो क्योंकि बैटल पर्पल केव के लिए था तो यहाँ पर जो भी गोल्ड सैश डिसाइपल होंगे पीक लेवल के, वही इसमें फाइट करने वाले थे और दोनों तरफ से 3-3 लोगों को भेजा जाना था। इधर लू जुआनिन के बगल में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम था जू यान, और ये भी एक पर्पल सैश डिसाइपल था और स्वॉर्ड पीक में काफ़ी फेमस। और ये कहता भी है कि जू यानिन, क्या ये वही लड़का है जिसने लू फेंग को हराया था? लू जुआनिन गुस्से में कहती हाँ ये बहुत धूर्त है और गलती से यानी कुछ ट्रिक करके मेरे भाई लू फेंग को हरा दिया था। जुयान हंसता है, ये कोई बात नहीं, आज ये वैसे भी हंसी का पात्र बनेगा क्योंकि इनका बैटल वे युग जियान वगैरह से है जो कि काफ़ी पावरफुल है। और ये लोग भी वही डिस्कस कर रहे थे कि एल्डर मियाओ ने इसे इतना हाई रेट कैसे कर दिया। शेन टाइयून यहाँ पर अपने सीट पे आके बैठ जाते हैं और इधर लू होंग अब इशारा करता है, वे युग जुआन, फैंगलिंग और चैनिंग, तुम तीनों ये बैटल लड़ने वाले हो, निराश मत करना मुझे, जल्दी से बैटल खत्म कर देना। शेन टाइयून समझ रहे थे कि ये कहना क्या चाहता है, मतलब ये हमें पहले से सोच रहा है कि हम हार चुके हैं। इधर टाइयून भी छोटी आवाज में 3 बंदों को इशारा करते हैं, टोंग लोंग, पांग शोंग और जाओ युवान, ये हमारी तरफ से लड़ने वाले हैं। टोंग लोंग और पांग शोंग ये थे तो काफ़ी पावरफुल पर थोड़े नर्वस फील कर रहे थे। शेन टाइयून प्रिंस युवान की तरफ देखते हैं कि तुम ज़्यादा नर्वस मत होना, वैसे भी तुम्हारा पहला मैच है, हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल फिर तुम ट्राई कर सकते हो। युवान स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता, पर इसका इरादा कुछ और था। अब इधर बहुत सारे लोग युवान की तरफ देखते हैं, अच्छा तो ये वही युवान है जिसको कि सीनियर ब्रदर चू किंग के साथ कंपेयर किया गया था, पर ये तो काफ़ी वीक है, अल्फा 3 स्टार पे। इधर टोंगलोंग वगैरह प्रिंस युवान को सपोर्ट करते हैं
कि जूनियर ब्रदर जाओ युवान, टेंशन मत लेना, आपका पहला मैच है, मैं पहले जाता हूँ ताकि आप बैटल को ऑब्जर्व कर सको, एटलीस्ट आपको सीखने को मिलेगा। युवान भी हाँ में सर हिला देता है। अब इन तीनों को देखकर वे युगजुआन हंस रहा था कि इनके अंदर इतना दम है कि ये फाइट करना चाहते हैं। वे युगजुआन, इसकी नज़र जाओ युवान पे पड़ती है क्योंकि जो इसकी सीनियर सिस्टर लू जुआनिन थी, उन्होंने इशारा किया था कि इसका तुम्हें खास ख्याल रखना है। युवान समझ जाता है। इधर फाइनली मैच शुरू होने की घोषणा हो जाती है। अब शेन टाइयून के अंदर जो सबसे पावरफुल गोल्ड डिसाइपल थे वो थे टोंग लोंग, और ये अल्फा फिफ्थ लेयर के शायद पीक पे थे। काउशी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। और दूसरे नंबर पर आते थे पांगशोंग, ये भी अल्फा फिफ्थ लेयर के पीक के आसपास ही थे। और पहला बैटल लड़ने के लिए पांगशोंग आगे आते हैं और ये फेंग यू और चेनिंग की तरफ देखकर पूछते हैं कि तुम दोनों में से कौन आगे आएगा। पर ये दोनों आगे नहीं बढ़ते। बेसिकली वो जो वे युगजुआन था, जो कि उन तीनों में ज़्यादा पावरफुल था, वो आगे आता है। अब लोग भी हैरान थे, इवन टोंग लोंग इधर से, कि यार वे युगजुआन ये तो सबसे पावरफुल है, ये पहला बैटल क्यों लड़ने आ रहा है। टोंग लोंग भी जानते थे कि युगजुआन ज़्यादा पावरफुल है, पर इनसे थोड़ा ही पावरफुल है। तो टोंग लोंग डिसाइड करते हैं कि पांगलोंग तुम पीछे हट जाओ, पांगशोंग मैं इससे बैटल करता हूँ। पर पांगसोंग के कहने पर ये मान जाते हैं। अब इधर बैटल शुरू होता है, पानसोंग वर्सेस वे युगजुआन। पानसोंग तुरंत एक पावरफुल अटैक वे युगजुआन की तरफ बढ़ाता है और शुरुआत से ही अपना फुल पावर यूज करता है। अब यह अटैक इतना पावरफुल था कि अल्फा फिफ्थ लेयर को सीरियसली इंजर्ड या तो एटलीस्ट पीछे फोर्स बैक कर सकता है, और एक्सट्रीम के समान जेनेसिस की वे युगजुआन की तरफ बढ़ती है। पर जैसे युगजुआन के करीब पहुंचती है, ये एक पंच मारता है और जो पूरा जेनेसिस की था वो ऐसा छितरा जाता है, मतलब गायब सा हो जाता है। लोग भी हैरान थे कि एक ही अटैक में युगजुआन ने पूरे अटैक को डिसॉल्व कैसे किया। पांचों को भी समझ में नहीं आता है। इससे फिर भी गुस्सा आता है कि फिर से मैं अटैक करता हूं, इससे तुम स्कैटर करके दिखाओ। ये फिर से एक अटैक करता है और इस बार भी वे युगजुआन इसे डिसॉल्व कर देता है। पांचों को समझ में नहीं आ रहा था, यार कुछ भी हो जाए, मेरा अटैक इतना सिंपल तो नहीं है कि इसे आराम से डिसॉल्व कर दे रहा है। फिलहाल ये सोच ही रहा था, तभी उधर दूसरी तरफ से वे युगजुआन एक पावरफुल अटैक करता है पानसोंग के चेस्ट की तरफ। पानसोंग इसे ब्लॉक करने को देखता है, जेनेसिस की को रिलीज करता है, डिफेंसिव अटैक्स बनाता है, पर शायद ये काफी लेट हो चुका था। युगजुआन काफी तेज था। हालांकि पानसोंग एक आर्मर बना लेता है, पर फिर भी अटैक इतना पावरफुल था कि इसके आर्मर को तोड़ते हुए पानसोंग को हिट कर देता है। पानसोंग ये काफी पीछे जाके गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। बैटल वे युगजुआन जीत चुका था और इतना आसानी से किसी को ये नहीं लगा था। उधर टोंग लोंग, उनका चेहरा अगली हो जाता है। इन्हें भी नहीं लगा था कि पानसोंग इतना जल्दी हार जाएगा। शायद युगजुआन ने अपने पावर को सप्रेस करके रखा है, ऐसा बाकी लोग भी सोचते हैं। लू होंग इधर हंसता है कि एल्डर शेन, लगता है आपके डिसाइपल्स काफ़ी वीक हैं, इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। शेन टाइयून ये तो समझ चुके थे कि वे युगजुआन कौन सा अटैक यूज़ कर रहा है। इसे जेनेसिस ब्रेकर हैंड कहा जाता है, जो कि कोई भी जेनेसिस की को ब्रेक कर सकता है, और ये काफ़ी यूनिक पावर है जो कि स्वॉर्ड कॉमेथ पीक वाले शायद प्रैक्टिस करते हैं, और लू होंग ने इसे सिखाया होगा। अब इधर वे युगजुआन टोंग लोंग की तरफ देखते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। लोग और भी हैरान थे, मतलब क्या ये वे युगजुआन ये 1v3 करने को देख रहे हैं। उधर जो टीचर शेन वाले डिसाइपल्स थे, इनका चेहरा बनने लगा था, अरे ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। टीचर शेन भी शांत थे, अंदर से गुस्सा तो था, पर क्या ही कर सकते थे। लू सोंग भी देख रहे थे कि ये वे युगजुआन एक्चुअली में अगर ये चाहता ना पहले, यानी कि अगर लू होंग, तो इसे कब का पर्पल सैश डिसाइपल बना चुका होता। ये उतना कैपेबल था, पर उसने जानबूझ करके इन लोगों को छिपा के रखा था, ताकि जब भी गोल्ड सैश डिसाइपल का कंपटीशन हो और इसे प्रमोट नहीं किया गया तो ये गोल्ड सैश से फाइट करेगा। लू यान भी समझाती है कि पापा आप, ग्रैंडफादर आप ज़्यादा निराश मत हो, टोंग लोंग शायद वे युगजुआन को हरा सकता है। इधर टोंग लोंग अब बैटल में उतर जाते हैं और ये भी अपना फियर्स जेनेसिस की ऑरा रिलीज करते हैं। पलक झपकते युगजुआन के करीब पहुंचते हैं, पांचों फिंगर्स को मोड़ते हैं और एक पंच अटैक युगजुआन की तरफ बढ़ा देते हैं। और ये जो ऑरा यूज करते थे, इसे पॉइजन पाइथन फोर्स कहा जाता था। अगर ये किसी की बॉडी को टच कर ले तो उसके जेनेसिस की को कोरोड करने लगता था। तो टोंग लोंग अपनी कैपेबिलिटीज में काफी कॉन्फिडेंट थे, पर वे युगजुआन इससे फर्क नहीं पड़ता है और ये अपने नॉर्मल हाथों से जो टोंग लोंग का अटैक था उसे डिसॉल्व कर देता है। फिर से ये यूज करता है जेनेसिस ब्रेकर हैंड ही। टोंग लोंग, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा था, ये पहचान जाता है कि अच्छा ये जेनेसिस ब्रेकर हैंड यूज कर रहा है। अब क्योंकि टोंग लोंग को पता था, तो शायद ये कुछ सोच सकता था कि इसे काउंटर कैसे करना है, बस इसे अपने डिफेंसेस पे ध्यान देने। अब इधर टोंग लोंग अलग अलग डायरेक्शन से वे युगजुआन पे अटैक करता है और अपनी बॉडी को बचा के था, और वे युगजुआन ये आराम से इन अटैक्स को ब्लॉक करते जाता है। बैटल काफी इंटेंस था क्योंकि दोनों अल्फा फिफ्थ लेयर पे थे। वे युगजुआन, हालांकि बैटल फियर्स हो रहा था, पर जो वो पॉइजन्स के पार्ट्स थे इसके बॉडी पे लगने लगते हैं, और टोंग लोंग इस समय से कहता है कि वे युगजुआन यही तुम्हारी लिमिट है जेनेसिस ब्रेकर हैंड की। हालांकि मैं तुम्हारे डिफेंसेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकता हूँ, पर ये जो पॉइजन्स हैं तुम्हारी बॉडी को इरोड कर जाएंगे अगर तुम ऐसे ही फाइट करते रहे तो।
अब ये सुनकर के वे युगजवान हंसता है कि तुम्हें क्या लगता है। ये अचानक से अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और साथ में एक पावरफुल पंच टोंग लोंग की तरफ बढ़ा देता है। टोंग लोंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था अचानक से वे युगजवान का ये ऑरा कैसे बढ़ गया और टोंग लोंग के डिफेंसेस को तोड़ दिया। टोंग लोंग इधर समझ चुका था। वे युगजवान इधर इसके चेहरे पर एक फेंट स्माइल था और ये कहता है कि टोंग लोंग अब तुम समझे, तुम्हारे पॉइजन भी मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑरा तुमसे कहीं ज़्यादा है। सीधा सीधा ये कह रहा था कि मैं अल्फा 6 लेयर पे एंटर कर चुका था। तो दूसरा बैटल ये टोंग लोंग हार चुका था। अब बारी थी प्रिंस इवान की और फिलहाल जो भी लोग इस बैटल को देखने आए थे वो प्रिंस इवान के लिए अब थोड़ा सा दया वाली भावना से देख रहे थे जबकि जब दो पावरफुल बंदे हार चुके हैं तो ये क्या करेगा। अब लोग इधर वे युगजुआन की तारीफ करते हैं कि ये सच में काफ़ी पावरफुल है। अब इधर जाओ टाई जांग यान चाहे कुछ भी हो थे तो ये टीचर शेन के अंडर में, खास करके वो जांग यान, इन लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा था यार ये हमारी टीम, इनके मजाक बन रहे थे। उधर लू होंग उसके चेहरे पर एक स्माइल था, ये चाय पी रहा था और लू जुआनिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश थी क्योंकि अब बारी थी प्रिंस युआन की जिसे कि ये पीटते हुए देखना चाहती थी। और इधर टीचर लू शोंग को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं यार एल्डर शेन को फिर से इसने ट्रिक कर दिया है। ये लू होंग की बात कर रहे थे। इधर लू यान को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस युआन की तरफ देख रही थी कि फालतू में इसके वजह से ये टीम और कमज़ोर हो चुकी है, टीचर शेन आज काफ़ी निराश होने वाले हैं। अब इधर वे युगजुआन को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस युआन की तरफ देखकर कहता है कि ब्रदर जाओ युआन अब तुम्हारी बारी है। और ये कहता है कि तुम चाहो तो किसी को चैलेंज कर सकते हो, ऐसा रूल भी था, इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब लोग जाओ युआन की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। टीचर शेन ये तो कुछ बोलते नहीं, एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं। पर प्रिंस युआन इसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल था। ये वे युगजुआन की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि आप थक चुके होगे सीनियर ब्रदर वे, तो क्यों ना आप आराम कर लो, 2 मैचों के बाद मैं फिर से आपको बुला लूंगा, मैं आपका एडवांटेज नहीं लेना चाहता हूँ। अब ये शब्द काफ़ी बड़े थे। वे युगजुआन और बाकी लोग भी हैरान थे, ये बकवास कर रहे क्या, ये पागल हो गया क्या। लुगजुआनिन हंसती है कि लगता है ये लोगों के मजे करवाना चाहता है। इधर टीचर शेन के भी डिसाइपल्स वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये हमारी और बेइज्जती क्यों करवा रहा है ऐसा बोल करके। क्या इसे लगता है कि वो बाकी 2 को हरा सकता है और तीसरे बैटल में वे युगजुआन से फाइट करेगा। अब इधर युआन बाकी लोगों को इग्नोर मारता है और फेंग यू की तरफ देखता है कि मैं इससे फाइट करना चाहूँगा। फेंग यू काफ़ी खुश होता है कि वेगजुआन से कहता भी है कि चलिए मुझे भी थोड़ा सा लाइमलाइट मिलने का मौका मिल गया, नहीं तो पूरा बैटल आप अकेले ही जीत जाते। तो फेंग यू वर्सेस जाव युआन ये बैटल अब शुरू हो चुका था। युआन यहाँ पर अपने जेनेसिस की को रिलीज करता है और इसके बॉडी के अंदर जेनेसिस कोर में वो जो 700 स्टार्स थे वो चमकना शुरू हो जाते हैं और एक अटैक तुरंत ही ये फेंग यू की तरफ बढ़ा देता है। साथ में इसने इथेरियल फॉर्म टेक्निक भी यूज किया था तो इसका स्पीड भी काफ़ी तेज था। अब फेंग यू हंसता है कि ये बकवास है, इसको समझ में आ रहा है ये मेरे से हेड ऑन फाइट करना चाहता है और बदले में ये भी एक पंच बढ़ा देता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं पर जैसे टकराते हैं फेंग यू का एक्सप्रेशन बदलने लगता है क्योंकि एक अलग ही लेवल का पावर मानो सुनामी के समान हो और इसके पावर को सप्रेस करने लगा था। फेंग यू चिल्लाता है इम्पॉसिबल, पर शायद अब लेट हो चुका था। वो ऑरा इतनी तेज थी, इतनी ज़्यादा ओवर बियरिंग थी कि इसे पीछे फेंक देती है और युआन का जो अटैक था इसके चेस्ट से जाके टकराता है। फेंग यू कटी हुई पतंग के समान काफ़ी पीछे जाके गिरता है और खून की उल्टी करने लगा था। पता भी नहीं था ये जिंदा या मर गया और बैटल बस एक पंच में खत्म हो चुका था। वे युगजुआन अभी तो ये बढ़ रहा था स्टेज पे बैठने के लिए, ये भी पलट के देखता है कि भाई ये क्या था। जो भी लोग अभी मजाक बना रहे थे अब ये शांत होकर बैठ जाते हैं। खास करके लू जुआनिन, उसका चेहरा देखने लायक था और दूसरा बंदा जो अब शायद फाइट करने के लिए आएगा चेन यिंग, ये भी पहले हंस रहा था। अब तो ये मानो फ्रीज हो चुका था और इधर युआन इसकी तरफ देखकर कहता है तुम भी नीचे आ जाओ अब तुम्हारी बारी है। और बात सच में काफ़ी बड़ी थी कि अल्फा 5th लेयर के पीक के बंदे को इस बंदे ने यानी प्रिंस युआन ने एक अटैक में कैसे हराया क्योंकि ये अल्फा 3rd लेयर पे है। अब जू यान जो कि लू जुआनिन के बगल में खड़ा था और ये कहता है कि इस बंदे को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसके अंदर दम तो है। शायद इसका जो जेनेसिस की है नॉर्मल 3rd लेयर से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तभी ये 5th लेयर को भी मैच कर ले रहा है, इवन उसे हरा दे रहा है। क्योंकि जू यान ज़्यादा पावरफुल था तो इसलिए इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी जेनेसिस की बाकी लोगों से थोड़ी अच्छी थी। टीचर शेन को दिखाया जाता है जो कि अब थोड़े खुश थे और चाय पी रहे थे। इधर लू यान को दिखाया जाता है, ये भी सोच रही थी, अपने होठ काट रही थी कि इसने किया कैसे। और इसके ग्रैंडफादर यानी कि टीचर लू सॉन्ग वो भी कहते हैं कि यार एल्डर मियाओ ने शायद वो चीज़ समझ लिया था जो कि हम नहीं समझ पाए हैं, ये बंदा सच में कैपेबल है। लू यान फिर से कहती आप फिर से ग्रैंडपा जजमेंट जल्दी कर रहे हो, ये सीनियर उधर चू किंग को अभी कैसे मैच कर सकता है, अभी बहुत टाइम है। इधर वे युगजुआन को दिखाया जाता है जो कि पलट के कहता है मैंने भी शायद तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, कोई नहीं। वे युगजुआन कहता है कि मैंने रेस्ट कर लिया है, तुम कहो तो अभी मैं आ जाऊँ बैटल में। युआन कहता है आप वेट करो, थोड़े समय की बात है, इस चेनियम को हराने के बाद आपकी ही बारी होगी।
अब इस बार जब युआन बोलता है तो कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ाता है, क्योंकि सभी अब समझ चुके थे। अब चेनिंग इस बैटल में उतर आता है और ये कहता है, इसके बाद में भी अब एरोगेंस नहीं था कि मैं भी तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखना चाहूंगा। और ये ऑफ गार्ड नहीं था, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि फेंग यू थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, तो वो युआन को भाव भी नहीं दे रहा था, इसलिए शायद जल्दी हार गया था। चेनिंग अपने पावर को रिलीज करता है और एक पावरफुल जेनेसिस की का प्रेशर चारों तरफ फैलने लगता है। अब इसकी जो ऑरा थी शायद फेंग यू से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी, था ये भी अल्फा के 5th लेयर पे ही। और चेनिंग पहला जो स्ट्राइक था ये डिसाइड करता है कि मैं पहला अटैक करूंगा। काफी तेजी से प्रिंस युआन की तरफ बढ़ता है और ये जो टेक्निक यूज कर रहा था इसे कहते हैं आउल शैडो स्किल। कई सारे शैडोज प्रिंस युआन के आसपास बनने लगते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से ये युआन पे अटैक करने लगता है। और इन पैटर्न्स के थ्रू ये जो अटैक यूज करता है इसे कहते हैं जेनेसिस फेदर स्वॉर्ड। इसे लेकर के ये युआन के काफी करीब पहुंच जाता है। पहले अटैक में ये अपने फुल पावर को लगा रहा था ताकि युआन को मौका ही ना मिले, पर लोग इस बात पे हैरान थे कि प्रिंस युआन ये अपनी जगह पे ही खड़ा था, ये मूव भी नहीं कर रहा था। लोगों को लगता है यार ये बंदा भी थोड़ा घमंडी है, क्या ये चेनिंग को कुछ समझ नहीं रहा है। लू जुआनिन ये तो इसे गाली भी देती है, ये थोड़ा ज्यादा ही एरोगेंट है। इधर उस अटैक के कारण चारों तरफ धूल धूल हो जाता है। धीरे धीरे धूल शांत होता है। चेनिंग इसने इस अटैक में अपना 90% जेनेसिस की का पावर यूज किया था और ये भी इस धूल की तरफ ही देख रहा था। धीरे धीरे धूल शांत होता है और वहां पर प्रिंस युआन को दिखाया जाता है, जो कि एकदम नॉर्मल खड़ा था, एक खरोच तक नहीं था बॉडी पे, क्योंकि इसके बॉडी पर एक पाइथन की था जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। एक बार फिर से हैरानी होती है कि इसने चेनिंग के पूरे अटैक को बस इजीली ब्लॉक कर दिया था। चेनिंग इस समय युआन के ऑरा को फील करता है कि यार इसके ऑरा शायद अल्फा 6 लेयर के कॉम्पेरेबल है, ये समझ चुका था। इसके अंदर एक डर भी जाग जाता है, बॉडी थोड़ी कांपने लगती पर ये कंट्रोल कर रहा था। युआन काफी तेजी से इसके सामने प्रकट होता है, मानो टेलीपोर्टेशन यूज करके। चेनिंग तभी तुरंत ही कह देता है कि मैं हार चुका हूं, मैं हार मानता हूं, पर युआन एक पंच इसकी तरफ बढ़ा ही देता है। चेनिंग ये भी पहले के जैसे, यानी जैसे फेंग यू जाके गिरा था वैसे ही गिरता है, खून की उल्टी करता है और दूसरा बैटल भी प्रिंस युआन जीत चुका था। लोग इस बात पे हैरान थे कि अल्फा 5th लेयर के पीक का बंदा इस बंदे के सामने एक अटैक भी नहीं ले पा रहा है, क्या ही बंदा है ये। बड़ी हैरानी ये थी कि लू सॉन्ग अभी बातें कर रहे थे अपनी ग्रैंड डॉटर लू यान से कि जब ये पीक सेरेमनी कॉम्पिटिशन में था तो ये अल्फा के शायद 1st लेयर पे था मे बी, और उसी समय इसने ब्रेक थ्रू किया था और लू फेंग जो कि अल्फा 4th लेयर के पीक पर था उससे आराम से हरा दिया था। और शायद अभी 1 महीना हो रहा है और ये अल्फा 6 लेयर को शायद टक्कर दे सकता है। इस बंदे का ग्रोथ सच में काफी सरप्राइजिंग है। इवन चू किंग को भी इतना अचीव करने में लंबा समय लगा था, पर्पल सैश डिसाइपल बनने में उसे 6 महीने लगे थे, पर यह बंदा शायद अभी क्वालिफाइड है, ये अभी पर्पल सैश डिसाइपल बन सकता है 1 महीने के अंदर। अब लू यान इससे गुस्सा तो आता है पर ये कुछ बोलती नहीं, क्योंकि जो था वो सामने दिख रहा था। इधर लू होंग को दिखाया जाता है जो कि चाय पीते पीते अपनी प्याली को ही फोड़ देता है और ये वे युक्सुआन की तरफ देखता है कि बैटल जल्दी खत्म करो। तो आमने सामने प्रिंस युआन और वे युक्सुआन आ गए थे और लोग यही चर्चे कर रहे थे कि अगर इसने वे युक्सुआन को हरा दिया तो इसका नाम और भी ज़्यादा फैलने वाला था, क्योंकि 1v3 वो भी अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों को। हालांकि वे युक्सुआन ये अल्फा 6 लेयर पे है तो इसे हराना शायद असंभव हो इसके लिए। इधर लू होंग इसका प्लान तो फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि ये चाहता था कि आज टीचर शेन को पूरी तरह से सप्रेस कर दूंगा, एक ही बंदा तीनों को हरा देगा, पर वैसा हो नहीं पाया था। इसके भी 2 बंदे अब हार चुके थे। इधर वे युक्सुआन यह अपने अल्फा 6 लेयर के पावर को रिलीज करता है। युआन इस प्रेशर को फील करता है और ये समझ रहा था कि सच में 6 लेयर पे जाने के बाद प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। युआन भी इधर अपने पावर को रिलीज करता है और इस आते हुए प्रेशर को ये नलीफाई कर देता है। वे युक्सुआन एक पाम अटैक बनाता है और काफी तेजी से प्रिंस युआन की तरफ बढ़ जाता है और ये कहता भी मैं भी देखना चाहूंगा कि अल्फा 3rd लेयर का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। युआन यहाँ पे अपने जो जेनेसिस की कौरा था पाइथन जेनेसिस की का, इससे एक जेनेसिस की बॉल टाइप बना देता है और दोनों के अटैक्स जब टकराते हैं तो वे युक्सुआन हैरान था, क्योंकि प्रिंस युआन ये बराबर पे फाइट कर रहा था। और वे युक्सुआन कहता है मतलब इस मैच में अब मजा आने वाला है। ये तुरंत ही एक साइलेंट शैडो स्टेप यूज करता है, यानी अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता है। युआन भी यहाँ पर अपनी इथेरियल फॉर्म को यूज करता है तो इसकी भी स्पीड बढ़ जाती है और धुंध के समान मानो यहाँ से एक गायब सा हो जाता है। वे युक्सुआन ये फिर से वही जेनेसिस ब्रेकर हैंड अटैक यूज करता है और इस बार इसमें पावर इसने और ज्यादा डाला था। ये वही अटैक था जिसने कि टांग सॉन्ग के डिफेंसेस को तोड़ दिए थे। युआन इस अटैक को देखता है और बदले में ये भी एक पंच बढ़ा देता है। लोग हैरान थे कि ये बंदा भूल गया क्या कि वे युक्सुआन ये जेनेसिस ब्रेकर हैंड यूज करता है जो कि किसी भी प्रकार के जेनेसिस की को डिसॉल्व कर सकता है। टोंगलोंग तो जानता था कि अटैक कितना पावरफुल होता है। लू जुआनियन हंसती है कि ये सच में बेवकूफ है, अब आएगा ना मजा। होता भी वैसे ही है। जो युआन के फिश अटैक के आसपास जेनेसिस की का लेयर था वो अचानक से वे युक्सुआन के अटैक में के कांटेक्ट में आते ही गायब होने लगता है। पर तभी प्रिंस युआन के जो हाथ थे वहां पर एक अज्योर लाइट चमकती है
जो कि मानो शायद माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दे। और जब दोनों के अटैक टकराते हैं, एक ऐसा पावर जो कि शायद आज तक वे युक्सुआन ने फील नहीं किया होगा, ये फील करता है। ये काफी पीछे जाकर के अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और युवान की तरफ हैरानी से देखता है। खास करके इसके जो 2 उंगलियां थी, मानो वहां की चमड़ियां ही गायब हो गई हूं। युवान हंसता है कि मैं अब बताना भूल गया, ये मेरे मैजिकल पाइथन स्केल्स है, ये पहले से ज्यादा भी इवॉल्व हो चुके हैं। इस पर आपका शायद जेनेसिस ब्रेकर हैंड काम नहीं करेगा। लोगों को लगा नहीं था कि युवान इस बैटल में अपर हैंड ले सकता है। फिर से एक बार लू जुआनिन को दिखाया जाता है, जिसका चेहरा फिर से शर्म के माने मानो लाल हो चुका था। युवान को दिखाया जाता है जो कि अपने इस इवोल्यूशन से उसके स्केल्स हो रहे थे, धीरे धीरे पाइथन से ड्रैगन की तरफ बढ़ रहे थे। काफी संतुष्ट था और इसे याद आता है कि याओ याओ ने कहा था जब इसके ओमनी पाइथन की का लेवल 7 पे चला जाएगा तब शायद ये सरपेंट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और जब 9 लेवल पे जाएगा तब जाकर के पूरी तरह से ड्रैगन में बदल जाएंगे, जो कि शायद एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर का सबसे पावरफुल लेवल है, लेवल 9। पिलान इन बातों को इग्नोर मारता है और बैटल पे फोकस करता है। इधर युक्सुआन को दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे लगा नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब मेरा जेनेसिस ब्रेकर हैंड ये काम नहीं कर पाएगा। वे युक्सुआन इसकी बॉडी से एक नाइट ब्लैकिश टाइप जेनेसिस की ऑरा रिलीज होती है और मानो पूरा एरिया थोड़ा सा डार्कनेस से घिरने लगा हो। युवान यहाँ पर फिर से अपनी इथेरियल फॉर्म को यूज करता है और जो भी नाइट की से अटैक्स आ रहे थे इन्हें ब्लॉक करने लगता है। बदले में ये भी अब समझ चुका था और एक लिटिल हेवन टेक्निक का ग्रेट विंड एंड थंडर अटैक बना करके इन ब्लैक स्वॉम्प अटैक की तरफ बढ़ा देता है। इधर इस अटैक को ये डिसॉल्व कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वे युक्सुआन एक ब्लैक भाला लेकर के प्रिंस युवान के थ्रोट की तरफ बढ़ता है। युवान भी तैयार था, ये तुरंत ही युवान ब्रश को निकालता है और इस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। और उसका युवान ब्रश इतना पावरफुल था कि युक्सुआन के इस ब्लैक हालबर्ड को काफी दूर फेंक देता है। बैटल धीरे धीरे काफी ज्यादा फियर्स होते जा रहा था। दोनों फिर से अपने अपने वेपन से फाइट करने लगते हैं और जब भी इनके वेपन्स टकराते थे चिंगारियां निकलती थी। और युवान इस दौरान हंसता है, लगता है कि अल्फा 6 लेयर ये ज्यादा पावरफुल नहीं होता जितना मैं समझ रहा था। युक्सुआन कुछ बोलता नहीं, बस एक आईसी लुक देता है प्रिंस युवान को। फाइनली थोड़ी देर बाद कहता है कि जूनियर ब्रदर युवान, जूनियर्स को ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। लगता है टीचर शेन ने तुम्हें सिखाया नहीं, तो आज मैं तुम्हें एक प्रॉपर लेसन देता हूँ। अब इसके पास जो भाला था इसलिए जमीन में गाड़ देता है। जो कपड़े पहने थे इसने उनको थोड़ा सा खोलता है और इसके कपड़ों पर कुछ ब्लैक रून्स दिखते हैं, मतलब चमड़ियों पे। और जैसे ही इन टैटूज को ये टच करता है एक अलग ही तरह की ऑरा यहाँ पे फैलने लगती है और ये ऑरा इसके ब्लड को भी यूज कर रही थी। बहुत सारे डिसाइपल्स हैरान थे कि यार ये क्या ही पावर है, और एक ब्लैक की पूरी तरह से फैलने लगती है। और इस समय युक्सुआन कहता है हालांकि इसे मैंने पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है, पर शायद ये तुम्हारे लिए काफी होगा। उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में इतने एरोगेंट नहीं रहोगे। अब ये जो टेक्निक था ये हेवन जेनेसिस टेक्निक था, यानी हेवन लेवल में लो ग्रेड का, जिसे कि ग्रेट ब्लैक डेविल कहा जाता है। लिटिल हेवन तक तो ठीक है, पर हेवन लेवल की टेक्निक्स ये सच में काफी पावरफुल होती है। लू जुआनिन जब इस अटैक को देखती है तो फिर से खुश हो जाती है कि अब इसे मजा आएगा, यानी प्रिंस युवान को। लू होंग अब ये भी काफी खुश थे कि फाइनली अब ये बैटल डिसाइड हो चुका है और ये टीचर शेन की तरफ देखते हैं। टीचर शेन जानते थे कि युवान के पास एक टेक्निक है सन गॉड रिकॉर्ड करके, जो कि लो ग्रेड का हेवन जेनेसिस टेक्निक है, पर शायद वो मास्टर नहीं किया होगा और उसे आधे पे यूज नहीं किया जा सकता जब तक पूरी तरह से मास्टर ना किया जा सके। वहीं ये जो ब्लैक डेविल टेक्निक था इसे बीच में भी आप यूज कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी सीखे हो तो। इधर टीचर लू शोंग को भी दिखाया जाता है जो कि अब थोड़े चिंतित थे कि वे युक्सुआन ये बंदा अमेजिंग तो है, ग्रेट ब्लैक डेविल टेक्निक टफ होता है थोड़ा, हालांकि इसने पूरी तरह से मास्टर नहीं किया। पर लू यान कहती है पर मेरे हिसाब से शायद ये काफी होगा जाओ युवान को हराने के लिए। अब इधर ये ब्लैक की बढ़ती है और युक्सुआन की बॉडी भी थोड़ा सा बढ़ने लगती है, कपड़े इसके थोड़े फटने लगते हैं, चेहरा भी थोड़ा सा भद्दा टाइप हो जाता है, इसकी पूरी बॉडी ब्लैक टैटूज से भर जाती है। युक्सुआन बोलता है कि इस अटैक को मैं जो पर्पल सैश डिसाइपल का कंपटीशन था उसके लिए तैयार कर रहा था, पर मुझे आज इसे यूज करना पड़ रहा है। और युक्सुआन अब इसके बाद काफी तेजी से मानो थंडर के समान युवान की तरफ बढ़ता है। युवान भी हैरान था कि इसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है। ये तुरंत ही अपने मिलियन वेल रून्स को, यानी युवान ब्रश का जो 4th शायद पावर था या 3rd मुझे याद नहीं, उसे यूज करता है और कई सारे रेशे वे युक्सुआन पर अटैक करने लगते हैं। पर युक्सुआन इसकी बॉडी इतनी फास्ट थी कि इन अटैक्स को ये ब्लॉक करते हुए प्रिंस युवान के काफी करीब लाइक अ फैंटम एकदम पहुंच जाता है और एक ही अटैक में जाओ युवान को काफी पीछे दे मारता है। युवान कैसे भी अपने आप को खड़ा करता है, बॉडी में इसके काफी पेन हो रहा था। वे युक्सुआन इस पे फिर से अटैक करता है। युवान एक पंच से इसे ब्लॉक करने को देखता है पर फिर से ये पीछे ढकेल दिया जाता है। वे युक्सुआन अब इसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल था कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मतलब ये बैटल तुम हारने वाले हो। जाओ युवान इसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी और ये चिल्लाता है 9 ड्रैगन्स कैनन, 8 ड्रैगन। और अचानक से 8 ड्रैगन यहाँ पर एकदम कॉइल होकर के वे युक्सुआन की तरफ बढ़ते हैं। युक्सुआन हंसता है कि तुम ये लिटिल हेवन जेनेसिस टेक्निक ये मुझ पे यूज करोगे।
और पलक झपकते 8 ड्रैगन्स को ये मार देता है। हालांकि थोड़ा सा डैमेज हुआ था पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। युवान देखता है, अच्छा तो मतलब 8 ड्रैगन शायद काफ़ी नहीं है, और ये कहता है मैं भी इस अटैक को बचा के रखना चाहता था। वेयुक्सुआन हंसता है, ठीक है मैं देखना चाहूंगा। एक बार फिर से युवान ये सेम अटैक यूज करता है, 8 ड्रैगन प्रकट होते हैं। वेयुक्सुआन हंसता है कि फिर से वही अटैक। वेयुक्सुआन आगे बढ़ता है कि शायद अब ये बैटल खत्म करने का समय आ चुका है। तभी युवान बोलता है 9th ड्रैगन कैनन, 9th ड्रैगन, और अचानक से एक 9वां ड्रैगन भी यहाँ पर फाइनली प्रकट हो जाता है। और ये जो 9वां ड्रैगन था ये इतना पावरफुल था कि बाकी 8 ड्रैगन्स को सीधा निकल जाता है। और ये बीस्ट जैसे इन सभी को निकलता है, इसका जो साइज था शायद 1000 फीट से भी ऊपर चला जाता है। और इसका पावर अब लोग फील कर सकते थे। इवन लू सॉन्ग, शेन टाइयून, लू होंग, ये तीनों देखते हैं कि यार ये बंदा 9 ड्रैगन कैनन को पूरी तरह से मास्टर कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। 1 महीने के अंदर इस बंदे ने 4th ड्रैगन से सीधा 9 ड्रैगन पर पहुंच चुका था। पर फिर भी ये लिटिल हेवन लेवल का हाई ग्रेड का जेनेसिस टेक्निक था, और वहीं जो वेयुक्सुआन यूज कर रहा था वो प्योर हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक था, हालांकि लो ग्रेड का। एक और बात थी इसमें कि उसने पूरी तरह से मास्टर नहीं किया था। वेयुक्सुआन इससे फर्क नहीं पड़ता है, 9 ड्रैगन्स तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक अलग ही लेवल का ब्लैक की ऑरा ये सामने की तरफ भेजता है। फिलहाल वेयुक्सुआन इसे देखकर मानो ऐसा फील हो रहा था कि ये कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। जमीन जहां से भी जाता था वहां पे फटने लगती थी, पर युवान को भी फर्क नहीं पड़ता, और ये बोलता है 9 ड्रैगन को कि आगे जाओ। वेयुक्सुआन और ये 9th ड्रैगन एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। कोलिजन काफी फियर्स था, बैटल का जो विक्ट्री था शायद इसी से डिसाइड होने वाला था। और एक खतरनाक लेवल का शॉकवेव चारों तरफ फैलता है, एक एक्सप्लोजन होता है। इवन टीचर्स को भी इसमें शामिल होना पड़ता है ताकि बाकी डिसाइपल्स अफेक्ट ना हो। शॉकवेव इतना पावरफुल था कि जाओ युवान इससे भी थोड़ा पीछे जाके गिरना पड़ता है। बैटल एक तरह से खत्म हो चुका था, चारों तरफ धूल धूल था, जो स्टेज था वो भी फट चुका था, कोई किसी को देख नहीं सकता था। लू यान भी इस समय थोड़ी टेंशन में थी। लू जुआनिन को दिखाया जाता है, ये कहते हैं इस बार तो ये युवान हार चुका होगा, मैं मान ही नहीं सकती कि वो बच सकता है। धीरे धीरे अब ये धूल बैठ चुका था, और पहले दिखाया जाता है प्रिंस युवान को, जो कि अभी भी खड़ा था। हालांकि जो इसकी जो जेनेसिस की थी वो 9 ड्रैगन को यूज करने के बाद पहले से काफी वीक हो चुकी थी। और इसके दूर में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वेयुक्सुआन था। ये अभी भी पंचिंग पोजीशन में ही खड़ा था, और जो 9 ड्रैगन था वो गायब हो चुका था। लोगों को लगता है कि प्रिंस युवान मतलब हार चुका है, पर फिलहाल युवान को दिखाया जाता है जो कि वेयुक्सुआन की तरफ देख रहा था, और कहता है कि सीनियर ब्रदर शायद अभी आपके पास वो काबिलियत नहीं है कि आप मुझे सिखा पाओ। और जैसे ये बोलता है वेयुक्सुआन ये तुरंत ही जमीन पे धड़ाम करके गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है, और इसकी बॉडी जो पहले ग्रो कर चुकी थी वो पहले वाले स्टेट में आ जाती है। वेयुक्सुआन यही सोच रहा था कि अगर इसके टीचर लू होंग ने पूरा ग्रेट ब्लैक डेविल टेक्निक इसे दे दिया होता तो शायद आज ये बैटल जीत सकता था। लू जुआनिन अब तो क्या ही बोलूं इसके बारे में, इसकी नसें मानो फट के बाहर आ जाएंगी। ये अंदर ही अंदर युवान को गाली दे रही थी। लू यान को दिखाया जाता है, इसके भी चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन था। ये जलती तो नहीं थी युवान से, बस चूकिंग के कारण थोड़ा सा इसे अलग लगता था, पर ये तो समझ चुकी थी कि ये बंदा है कैपेबल। 1v3 करना, वो भी अपने से पावरफुल लोगों को, मजाक नहीं। टीचर शेन के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि अब काफी खुश थे। टीचर शेन मानो ये अचानक से 10 साल जवान हो चुके हो, क्योंकि जो पर्पल केव था अब वो प्रिंस युवान को एक तरह से मिल चुका था, वो ही इसका हकदार था। लू होंग के आसपास जो चेयर वगैरह थे इसके प्रेशर के कारण टूटने लगते हैं। ये काफी गुस्से में था। लू होंग एक प्रेशर रिलीज करता है और जाओ युवान को सप्रेस करने लगता है। जाओ युवान यहाँ पे अपने को कंट्रोल कर रहा था, पर टीचर शेन बीच में आते हैं और उस ऑरा को गायब कर देते हैं, और लू होंग को चिल्लाते, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम हार चुके हो और एक डिसाइपल को मारना चाहते हो? तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।